नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू आज आयोजित किया गया और मंडोरे के अवनियापुरम में कोविड दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये खेल शुरू हुआ और वहीं इस खेल में करीब 200 से अधिक बैल हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी कार्यक्रम में खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही दर्शकों की संख्या को भी सीमित करते हुए सभा के 50% से अधिक नहीं होने देने का आदेश दिया गया है। और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बैलों के मालिक और उनके सहायक जो अपने मवेशियों को खेल के लिए पंजीकृत कराएंगे उनको पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ साथ कार्यक्रम से अधिकतम 48 घंटे पहले कराई गई आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी और इसके साथ ही उन्हें कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। और जल्लीकट्टू सांडों को काबू करने का पारंपरिक खेल है और इसमें खास तरीके से सांडों को बंद जगह से छोड़ा जाता है जिसका बाहर खेलने वालों की फौज मुस्तैदी से इंतजार करती है। और इस खेल को देखने के लिए बैरिकेडिंग से बाहर बड़ी संख्या में दर्शक जमे रहते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार को बड़ा रेल हादसा हो गया और बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस घटना में पहले 7 लोगों की मौत हुई थी जिसके बाद अब इस मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है और घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है और एनडीआरएफ के साथ बीएसएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और रेल मंत्री से हादसे की पूरी जानकारी ली और वहीं रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं और रेलवे सेफ्टी कमिश्नर घटना की जांच करेंगे। और वहीं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी किया है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और वहीं दूसरे घायलों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। और इस हादसे में कुल 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और वहीं आशंका है कि अभी भी 2 डिब्बे ऐसे हैं जिसमें यात्री फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। और इससे पहले घायलों को डिब्बे से बाहर निकालकर स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस और फिर जलपाईगुड़ी अस्पताल तक पहुंचाया गया। और इसके अलावा जलपाईगुड़ी में बीएसएफ हेडक्वार्टर से घटनास्थल पर खाने के पैकेट, चाय, पानी के बोतल और हर जरूरी चीजों को भी पहुंचाया गया। जो यात्री पूरी तरह सुरक्षित थे उन्हें बीती रात ही स्पेशल ट्रेन से गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मकर संक्रांति के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोगों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन में भाग लिया। और वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार सूर्य देव के उत्तरायण होने पर उत्तर भारत में लोहड़ी, दक्षिण में पोंगल मनाया जाता है, उसी उत्तर पूर्वी राज्य असम में माघ बिहू मनाया जाता है और दक्षिण भारत की तरह ही असम में भी माघ बिहू या भोगाली बिहू फसल पकने और तैयार होने की खुशी में मनाया जा रहा है। और वहीं बताया जाता है कि माघ बिहू की शुरुआत लोहड़ी के दिन से ही होती है और इसके उरका भी कहते हैं। और माघ बिहू के दिन किसान परिवार के लोग ब्राई सिब्राई का विधि विधान से पूजन करते हैं और इस दिन किसान अपनी मेहनत से उगाए पहली फसल को ब्राई शिब्राई को अर्पित करते हैं। और इस दिन लोग पारंपरिक धोती, गमोसा और अन्य रंगीन कपड़े पहनकर टोली बनाकर डांस भी करते हैं। और बिहू पर्व के दिन असम के लोग खार, आलू, पितिका, जाक, मसोर, टेंगा खाते हैं। कहते हैं सूर्य देव साल भर सभी राशियों में भ्रमण करते हैं और इसी तरह सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना और संक्रांति कहलाता है। और जब सूर्य देव धनु राशि से मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है और असम में इसे बिहू, दक्षिण भारत में इसे पोंगल और गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायणी पर्व के नाम से मनाया जा रहा है।
और इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी यानी आज मनाया जा रहा है। और असम में 3 दिन तक बिहू का त्योहार मनाया जाता है और इसे माघ महीने में माघ बिहू, वैशाख में बोहाग बिहू और कार्तिक में काटी बिहू के रूप से मनाया जाता है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से अपने पैतृक आवास पर पारंपरिक तरीके से बिहू पर्व मनाया और परिवारजन के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री ने धूमधाम से बिहू का त्योहार मनाया। और वहीं अब बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने की घटना तो आम है, लेकिन बीजेपी में बड़ी बगावत हुई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। और आज एक साथ योगी सरकार को छोड़ने वाले 3 मंत्री और बीजेपी के 6 विधायक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। और 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भागम दौड़ की शुरुआत हुई, आज उसका नतीजा आने वाला है। और ये दावा बीजेपी के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का है। और चुनाव से ऐन पहले यूपी बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और अब तक कुल 3 मंत्री और 11 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। और इनमें से आज 9 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और जिन 3 मंत्रियों ने योगी सरकार का साथ छोड़ा है, उनमें सबसे पहला नाम खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का है और दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान और तीसरे मंत्री है धर्म सिंह सैनी। और इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सिंह सागर, मुकेश वर्मा, विनय साके और बाला अवस्थी से। और ये उन विधायकों के नाम हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन जताते हुए चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। और इनका दावा है कि ये झटके अभी जारी रहेंगे। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को चुनाव में हराने का दावा भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन नेताओं को मिलाकर अब तक कुल 14 विधायकों ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया, जिनमें 4 विधायक पहले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं, जबकि अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए। और 2014 में केंद्र के सत्ता पर काबिज होने के बाद से चुनावों के इन पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला तो कई बार देखा गया, लेकिन यूपी में चुनाव से पहले कुछ उल्टा हो रहा है। और 300 से ज्यादा सीटों वाली लोकप्रिय योगी सरकार को चुनावी इम्तिहान से पहले बड़े झटके लग रहे हैं। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया और साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने भी लोहड़ी के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बीएसएफ के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाने के साथ लोहड़ी मनाई और देशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई भी दी। और बाद में बीएसएफ के जवानों ने डांस भी किया। तो वहीं महाराष्ट्र में संबा में आईटीबीपी के जवानों ने भी लोहड़ी पर्व के अवसर पर नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। और साथ ही पीएम मोदी ने लोहड़ी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना की गई। और उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करता हूं और यह विशेष दिन हमारे समाज में भाईचारे की भावना को और मजबूत करे। और वहीं बढ़ेंगे अब दूसरी खबर की ओर, जहां पर गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली 16 साल के बैडमिंटन स्टार तस्नीम मीर ने वो कर दिखाया है जो अब तक ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल और पीवी सिंधु भी नहीं किया। और तस्नीम जूनियर कैटेगरी की शटलर है और वो अंडर 19 की वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। और जूनियर खिलाड़ी रहते हुए ये उपलब्धि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु समेत कोई भी भारतीय महिला शटलर हासिल नहीं कर सकी थी। और तस्नीम ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली जूनियर महिला खिलाड़ी बन गई है। और जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग 2011 में शुरू हुई थी और तब साइना इसमें एलिजिबल नहीं थी, और जबकि सिंधु वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी रह चुकी है। और उपलब्धि हासिल करने के बाद तस्नीम मीर ने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ और वहीं पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की तरह आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ और सीनियर लेवल पर अगले ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने के लक्ष्य से प्रैक्टिस जारी रखूंगी।
और वहीं स्टार प्लेयर ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया था कि पिता ने आर्थिक तंगी के चलते मेरा खेल बंद करवा दिया था, लेकिन स्पॉन्सर मिलने के बाद मेरा खेल फिर से शुरू हुआ और इसी कारण आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। और वहीं तस्नीम ने 3 साल गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी और इसके बाद वो गुवाहाटी के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रही है। और वहीं तस्नीम के पिता ने बताया कि बेटी ने 6 साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था और तस्नीम ने अब तक अलग अलग कैटेगरी में 22 टूर्नामेंट भी जीते हैं और सिंगल्स में 2 बार एशियन चैंपियन भी रह चुकी हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। और वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि किस किस नेताओं ने और क्या क्या ट्वीट किया। और वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सभी को बधाई और शुभकामनाएं और इस दिन सबके स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं और ये विशेष दिन हमारे समाज में भाईचारे का दिन मनाया जाता और भाईचारे से इस त्योहार को मनाया जाता। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करता हूं। और इसके अलावा उन्होंने लिखा ये विशेष दिन हमारे समाज में भाईचारे की भावनाओं को और मजबूत करे। और इसके अलावा आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को और देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा एक ट्वीट हिंदी में भी किया गया और पीएम मोदी ने लिखा, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति के पूजन से जुड़ा ये उत्सव हर किसी के जीवन में आरोग्य और आनंद लेकर आए। और प्रधानमंत्री ने इसके बाद कई और ट्वीट भी कर देशवासियों को बधाई दी और उन्होंने माघ बिहू त्योहार की बधाई दी और सुख और समृद्धि की कामना भी की। और उन्होंने गुजरात के लोगों को उत्तरायणी की शुभकामनाएं दी और पीएम मोदी ने पोंगल की भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पोंगल तमिलनाडु की जीवन संस्कृति का पर्याय है और इस विशेष अवसर पर सभी को और विशेष रूप से पूरी दुनिया में फैले तमिल लोगों को मेरी बधाई। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति के साथ हमारा बंधन और हमारे समाज में भाईचारे की भावना गहरी हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम और तरीकों से मनाया जाता है और उत्तर भारत में जहां इसे मकर संक्रांति कहा जाता है तो तमिलनाडु में पोंगल से नाम के से जाना जाता है और असम में इसे माघ बिहू और गुजरात में इसे उत्तरायणी कहते हैं और पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। अब वहीं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत को चेताया है और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अप्रैल और जून 2021 के बीच कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की घातक लहर में 2,40,000 लोगों की मौत हो गई थी और आर्थिक सुधार बाधित भी हुआ था और निकट समय में भी इसी तरह के हालत उत्पन्न हो सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2022 रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की नई लहरों के कारण मृतकों की संख्या और आर्थिक नुकसान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की एक घातक लहर ने अप्रैल और जून के बीच करीब 2,40,000 लोगों की जान ले ली थी और आर्थिक सुधार बाधित भी हुआ था और इसी तरह के हालत दोबारा से पैदा हो सकते हैं। और वहीं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अवर महासचिव लियू जेनिमिन ने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए एक समन्वित और नियंत्रण वैश्विक दृष्टिकोण के बिना यह महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के समावेशी और स्थायी उभार के लिए सबसे बड़ी जोखिम बनी रहेगी।